हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 67 ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत किसी एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? नॉट लाइक अस, काउबॉय कार्टर, इन द शैडो ऑफ साइप्रस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत एल्बम ऑफ द ईयर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ध्यान रखना पूछा क्या जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है ऑप्शन नंबर 2 काउबॉय कार्टर को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड 2025 की। तो ये किसके क्षेत्र में आपको प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपकी म्यूजिक के क्षेत्र में आपको प्रदान किए जाते हैं। 67th एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया है आपके लॉस एंजलिस, आपका यूएसए में इसका आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है नॉट लाइक अस, जो आपका एक सॉन्ग है उसे आपका चुना गया है सॉन्ग ऑफ द ईयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 काउबॉय कार्टर को एल्बम ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासरी की रचना किसने की थी? हसन निजामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनाज सिराज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत के काल में तबकात नासरी, इसको इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी पहले भी पूछी गई है। किसने रचना की है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिनाज उज सिराज ने आपकी तबकात नासरी का लेखन किया या फिर रचना की है। अब इसकी किस भाषा में की गई है, इम्पोर्टेंट वो है आपका। तो इसकी जो भाषा है वो आपकी फ़ारसी भाषा में इसका लेखन किया गया है। इस बुक के अंतर्गत किसके बारे में लिखा गया है वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नासिर उद्दीन के बारे में इस बुक में आपका लिखा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 मिनाज उज सिराज। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बेरीबेरी, स्कर्वी, सूखा रोग या फिर घेंघा रोग। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूखा रोग जो होता है आपका रिकेट्स जिसे कहते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। सूखे रोग को और भी नाम से आ जाता है आपके एग्जाम में, रिकेट्स नाम से भी इसको जानते हैं। जबकि बेरीबेरी किसकी कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन बी की कमी से आपका बेरीबेरी नामक रोग होता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि जो आपका घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, महावाक्य उपनिषद या अक्षी उपनिषद। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते क्या है? तो सत्यमेव जयते को भारत सरकार ने राष्ट्रीय वाक्य घोषित किया है। क्या घोषित किया है? आपका राष्ट्रीय वाक्य घोषित किया है। इस कौन सी लिपि में आपका ये लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका देवनागरी लिपि में आपका लिखा हुआ है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंडक उपनिषद में आपका सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। पहले भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, कोलंबो, विशाखापट्टनम या जयवर्धनेपुरम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले भारत और श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलंबो में। अब कोलंबो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके श्रीलंका में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी। इसका जो उद्देश्य क्या है? तो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। किनके मध्य हुआ है? भारत और श्रीलंका के मध्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट, लीस, संगमरमर या फिर स्लेट। तो देखिए जब ग्रेफाइट आपकी चट्टानी रूपांतरित होती है तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, लीस बनती है। क्या बनती है आपकी? लीस बनती है। अब बात कर लेते हैं चट्टानों की। तो चट्टान आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 पे आपका आता है इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेनाइट, यानी ऐसी आपकी चट्टानें जो पृथ्वी में आपकी मेटल धातुएं पाई जाती है, इग्नियस रॉक्स कहलाती है। नंबर दूसरी होती है आपकी अपसादी चट्टानें, जिन्हें हम रेजिडुअल कहते हैं। क्या है? रेजिडुअल सेल्स कहते हैं। इसमें आपके पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, जो भी आपके मरे हुए अवशेष वगैरह पाए जाते हैं, इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। जो नंबर 3 पर आपकी पाई जाती है, जिन्हें हम रूपांतरित चट्टानें या कायांतित चट्टानें कहते हैं, वो आपके रूप के परिवर्तन से बनती है। किससे बनती है? आपकी रूप से परिवर्तित होकर आपकी रूपांतरित या कायांतित चट्टानें बनती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नीस बनेगा ग्रेफाइट चट्टानों के रूपांतरण से। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एडिसेबल मेमोरी या फिर मैन मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएटिव मेमोरी किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंटेंट एडिसेबल मेमोरी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आर्द्रभूमि संरक्षण या फिर औषधीय पौधे। तो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन से। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इसके अंतर्गत ये प्रोटोकॉल कब लेकर आया गया था? कहाँ लेकर आया गया था? कब इसे लागू किया गया था? तो ये आपका जब प्रोटोकॉल लेकर आया गया था वो लेके आया था आपका 11 दिसंबर 1997 को। एक एक डेट आपकी इम्पोर्टेंट है इस प्रोटोकॉल से, जबकि ये लागू कब हुआ था सभी देशों के अंतर्गत जो भी इसके मेंबर्स थे। तो ये लागू हुआ है आपका 16 फरवरी 2002 में, 2005 में ये लागू हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किसके नाम पर रखा गया है? तो जापान में एक शहर का नाम है क्योटो, उसके नाम पर इसको रखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो कि लाया गया था आपका 11 दिसंबर 1997 को, जबकि आपका ये लागू किया गया है 16 फरवरी 2005 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो शास्त्रीय है आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाएं की जाती हैं, उनसे संबंध गोपी गोपिकाओं के वर्णन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य को प्रचलन में लाने वाले कौन थे? वहाँ पर आपके वैष्णव धर्म के लोग थे। कौन थे? आपके जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वो लोग वहाँ पर इसको प्रचारित किया है। अब आपके वैष्णव धर्म के एक स्टार प्रचारक माने जाते हैं असम में, उनका नाम आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। कई बार पहले भी इनके बारे में पूछा गया है। तो
शंकर देव जी का नाम आपको लर्न होना जरूरी है, क्योंकि भक्ति आंदोलन में असम में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि संबंधित है वैष्णव धर्म से, जिसमें आपके कृष्ण लीलाओं का मंचन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 में थीम क्या है इसकी, क्योंकि थीम अक्सर करके आपसे पूछी जाती है। 2025 की यहाँ पर बात हो रही है आपकी। तो इसकी जो थीम है वो है आपकी हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। तो इसको भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं आपकी थीम से। जबकि हम 24 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो पंचायती राज दिवस आपको सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। ये सभी इम्पोर्टेंट डे हैं, इसलिए आपको ये बताए जा रहे हैं, इनको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, प्रत्येक 7 अप्रैल को। 2025 में इसकी थीम क्या है, तो हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर 2025 की आपकी थीम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया या इंडियन मिरर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी कई बार ये इंडियन ओपिनियन या फिर भारतीय जो आंदोलन होते हैं उनमें गांधी जी का रोल पूछा ही जाता है। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया हुआ एक अखबार है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ये कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1903 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, तो ये आए थे 1915 में। इस चीज़ को भी आप याद रखना। अब ये जो आपका इंडियन ओपिनियन है वो किसके बारे में था, तो ये आपके अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रारंभ किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई? कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई। तो देखिए भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ की गई है, कहाँ पर की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में आपका स्थित है। वहाँ के सीएम विजय रूपाणी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोच्चि। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1950, 1947, 1949। देखिए इम्पोर्टेंट आपकी समिति है। भारत में पहली बार आपकी प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर 2, 1950 में किया गया है। जब इसका प्राक्कलन अब समिति के बारे में समझ लेते हैं। इस प्राक्कलन समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल आपके 30 मेंबर होते हैं जो कि संबंधित होते हैं लोकसभा से। ऐसे मेंबर जो आपके मिनिस्टर वगैरह हैं उनको इसका नहीं बनाया जाता है। अध्यक्ष किसके द्वारा इसका चुना जाता है, तो अध्यक्ष आपके स्पीकर के द्वारा इसको चुना जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी समिति है आपकी, ऑप्शन सही आंसर होगा 2, 1950 में पहली बार इस समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करें तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको आंसर सॉल्व करना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है।
विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विश्व क्षय रोग दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट न करके 24 मार्च को किया जाता है। जबकि आपकी विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, याद करना है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन, हिंडरलैंड में आर्सेन पायरेट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्र में भूपृष्ठीय जल की अत्यधिक दोहन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भारत में आर्सेनिक मुख्य रूप से क्या कारण है। आर्सेनिक आपका एक पॉइजन आपका एलिमेंट होता है जो कि आपके लिए हानिकारक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन से आपकी आर्सेनिक की गतिविधि बढ़ रही है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता? यहाँ पूछा गया कि कौन सा विटामिन आपके पानी में घुलनशील है। विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और डी, विटामिन ए और के। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी और सी आपके पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, के आपके घुलनशील होते हैं वसा में। तो देखिए जो आपके वाटर में घुलनशील है वो क्या है आपके, तो वो है आपकी बी और सी। जो कि आपके फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं वो है आपके ए, के, डी और ई। इसको आप याद रखेंगे। इसलिए आपके बॉडी में वाटर में रिलीज होते हैं बी और सी, इसलिए आपके इकट्ठे नहीं हो पाते। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी और सी आपके पानी में घुलनशील होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? पोस्ट कटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का रोकना, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रोकना, हरे रंग की इमारत को नुकसान करना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रोकना। तो देखिए मान के चलिए ये आपकी अर्थ है, इसके चारों तरफ आपका एक वायु का घेरा है, वायुमंडल जिसे हम कहते हैं। अब इसमें जब आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, यहाँ से कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वो आपकी जो किरणें हैं यहाँ से जो आने वाली हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है तो इन्हें क्रॉस ना कर ये वायुमंडल में ही रुक जाती हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी घटना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रुकना। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इम्पोर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा। एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं। देशलाई के लेखक है आपके कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी कौन है, तो इन्हें 2014 में आपका नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ये भारत के हैं। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष, द फाइटर फॉर द रिपब्लिक सीताराम येचुरी, द सर्कल ऑफ लाइफ पॉप फ्रांसिस। तो आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ फ्रांसिस। ना राइटर होकर कौन है, इनकी राइटर है आपकी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि जो आपके इन्फोसिस के चेयरमैन है उनकी वाइफ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया? हजरत मोहानी, वीर सावरकर, ऊधम सिंह या फिर जीतम दास। तो देखिए माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, किसके द्वारा मारा गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊधम सिंह जी के द्वारा मारा गया था। अब ये इन्होंने इसको क्यों मारा था उसका डिटेल समझ लीजिए। एक घटना आपको याद होगी जो आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, जिसे हम जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपकी कई बार क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। आपकी जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है
ये कहाँ पे घटित हुआ था? तो ये अमृतसर में घटित हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके सैफुद्दीन किचलू और आपके सत्यपाल, दो नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और यहाँ पर शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? वो एक सम्मेलन कर रहे थे। तो सम्मेलन में ही माइकल ओ डायर ने क्या चलवा दी थी? आपकी गोलीबारी चलवा दी थी, जिससे कि आपके हजारों लोग मारे गए थे। इससे त्रस्त होकर ऊधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर को 1940, ये डेट भी लर्न कर लेना क्योंकि वो डेट आपकी अक्सर करके पूछी जाती है, कब गोली मारी गई थी? 1940 को आपके ऊधम सिंह ने इनकी गोली से हत्या कर दी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़की एवं लड़कियों की विवाह में आयु में वृद्धि करना, अनटचेबिलिटी की समाप्ति। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की इनमें से कौन सी मांग नहीं थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, लड़की एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, इनकी कोई भी मांग नहीं थी। अब बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1967 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, जिन्होंने आपकी बात की थी स्त्री शिक्षा को लेकर, विधवा पुनर्विवाह को लेकर, अनटचेबिलिटी की समाप्ति को लेकर। लेकिन जो बात नहीं की गई थी वो है ऑप्शन नंबर 3, लड़की एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नए भारत का साम्यवाद पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, हुमा कुरैशी, ट्विंकल खन्ना, अमित शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नए भारत का साम्यवाद का लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के वर्तमान में क्या है? आपके प्रधानमंत्री हैं। भारत के ऐसे सेकंड प्रधानमंत्री हैं आपके, जो आपके लगातार 3 बार आपके प्रधानमंत्री बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। 2014 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद में वर्तमान तक आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जबकि आपकी ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री है, हुमा कुरैशी भी अभिनेत्री है, अमित शाह आपके वर्तमान में होम मिनिस्टर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? महाधिवक्ता, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किसके गठन का संविधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका फाइनेंस कमीशन या फिर जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं, उसका गठन किया जाता है। जबकि एक और आपका बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, वो भी इम्पोर्टेंट है आपका। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उसका गठन किया जाता है 243 के आई के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ये किया जाता है आपकी पंचायत के लिए, जबकि 243 के बाई किया जाता है आपके शहरीकरण के लिए। ये आपका राज्य वित्त आयोग से संबंधित 2 और अनुच्छेद है, जिसमें 243 का आई, 243 का बाई और आपका 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अक्सर करके आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। ये आपको एक तरफ आपको जो हड़प्पा सभ्यता में खोदी गई साइटें हैं और दूसरी तरफ आपके वर्तमान के राज्य हैं। तो आपका लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल आपका हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पर है? तो अच्छा यहाँ पर देखिए आप इस ऑप्शन को चेंज कर लेना, एक ऑप्शन को पंजाब कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कौन सम्मिलित है आपका? जो राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है हरियाणा में। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है और रोपड़ भी कहाँ है? आपका पंजाब में स्थित है। ये तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस तरह से। तो इस चीज़ को आप चेंज कर लीजिए इसमें। यहाँ पर आप पंजाब को मिटा के आप यूपी कर लीजिए, जिससे कि मैच ना हो। तो यहाँ पर आपका पंजाब की जगह क्या है ऑप्शन में?
यूपी है, जबकि आपका रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये रोपड़ स्थित है आपके पंजाब में। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सम्मिलित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तिब्बत, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, चीन, भारत, बांग्लादेश या फिर भारत, चीन और म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ तक ये बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी इस तरह से आपकी आती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहाँ से आपकी क्रिएट होती है, तो ये बहती है आपके चीन, भारत और बांग्लादेश में। यानी आपकी यहाँ पर आपकी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है भारत में, जबकि ये बांग्लादेश में गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रॉप करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन, भारत और बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा पर नहीं लगता, चीन, बर्मा, भूटान या फिर ताइवान। तो देखिए भारत का कौन सी सीमा के साथ साझा नहीं करता भारत देश, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ताइवान। जबकि चीन के साथ आपकी सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ आपकी सीमा लगती है। बर्मा को हम आधुनिक समय में म्यांमार कहते हैं, क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, जिसकी चीन की लगती है सीमा आपकी नॉर्थ में, म्यांमार की सीमा लगती है आपके भारत के ईस्ट में, जबकि भूटान लगती है आपके नॉर्थ ईस्ट में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ताइवान की सीमा भारत के साथ साझा नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जब कोई बायो संयंत्र होता है, जब उसे जलाया जाता है तो उसमें कौन सी गैस क्रिएट नहीं होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो CO होता है। हाइड्रोजन सल्फेट भी जनरेट होती है, जिसमें आपका H2S होता है। मीथेन आप CH4 जिसे बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 होता है। ये आपके क्या है, केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल स्ट्रक्चर है इनका, ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तरफ आपके लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी पुस्तक दे रखी है। पूछा गया कि कौन सा आपका लेखक सम्मिलित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए भारत का सामयिक लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। हुमा कुरैशी के द्वारा जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो बिल्कुल लिखी गई है और इम्पोर्टेंट भी है, पहले भी ये पूछी गई है। ट्विंकल खन्ना वेलकम टू पैराडाइज बिल्कुल लिखा गया है। रवि किशन जी के द्वारा लिखी गई है सहदावा, तो यही क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, क्योंकि जो सहदावा लिखी गई है वो मुनव्वर राणा के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, मुनव्वर राणा के द्वारा लिखी गई है, और इनकी हाल ही में डेथ भी हो गई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो GST लागू करने वाला पहला देश आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस ने सर्वप्रथम आपकी GST लागू की थी। अब GST फ्रांस ने लागू कब की थी, इम्पोर्टेंट ये भी एक क्वेश्चन है। तो उन्होंने लागू किए हैं 1954 में, यानी फ्रांस में लागू कब हुई है, 1954 में। अब GST की बात भारत में कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप पे कई बार आते हैं। संविधान संशोधन जो 101 है वो आपका GST से संबंधित है। दूसरी बात कर लेते हैं कि भारत में इसे लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया है आपका 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया है। अब GST के अंतर्गत आप पे कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको एक रूप प्रदान किया गया है, अर्थात GST कैसा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब GST की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले फ्रांस में इसे लागू किया गया था।
किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। महालेखा परीक्षक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा महर्षि सुरेश नारायण, विवेक शर्मा, नरेश अय्यर। तो सही आंसर है राजीव महर्षि को। राजीव महर्षि को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो जो आपका सर क्रीक विवाद है किन दो देशों के मध्य है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब ये सर क्रीक जो विवाद है वो कहाँ पर स्थित है वो देख लीजिए। मान के चलिए कि ये आपके भारत का मैप है, तो यहाँ पर आपका जो गुजरात वाला एरिया है, देखिए इस तरह से आपका एक ओरल मैप है आपका भारत का। तो यहाँ पर जो गुजरात इधर क्या है आपका पाकिस्तान हो जाएगा और ये क्या है आपका इंडिया है। तो ये जो जगह स्थित है वो गुजरात के पश्चिम में स्थित है। इस जगह पर ये एक आपका दलदली क्षेत्र है। किस तरह का क्षेत्र है आपका, दलदली क्षेत्र है आपका, जिस पर आपका विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान का। ये कहाँ पर है, तो देखिए ध्यान से समझना, ये आपका इस जगह पर आपकी स्थित है जो कि गुजरात के पश्चिम में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आपका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 2 8 16, 2 8 18 8, 2 18 8 8, 2 8 20 6। तो देखिए जब किसी क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका 36 है, आप बोरबरी का नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बोरबरी का नियम क्या कहता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है, जिसमें आपकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन से इसके अनुसार कौन सा आपका शो करेगा। इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ से पहले भी क्वेश्चन आपके आते रहे हैं। जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 2 8 8 18, तो टोटल संख्या जो होगी आपकी 36 हो गई। यही आपका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए ये किस तरह के आंसर है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको 1 की जगह यहाँ 1 कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 36 है, इसको कैंसिल करके आप यहाँ पे कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2 8 8 18, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। धातु में अम्लों के साथ अवक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, यानी जब आपकी धातु अम्लों के साथ अवक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है। लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। तो देखिए जब भी कोई धातु होगी किसी अम्ल से रिएक्शन करेगी तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि मैग्नीशियम आपकी धातु है और इसकी रिएक्शन कर दी मैंने कोई भी HCl यानी अम्ल से, क्या प्राप्त हुआ, तो आपको प्राप्त हुआ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होती है जब कोई भी धातु अम्लों से क्रिया करती है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये साइंस सिंपल साइंस से आपके क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा राज्य है। केरल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उड़ीसा। देखिए यहाँ पे भारत का पहला मोबाइल आधारित ई प्रणाली शुरू करने वाला, वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3, बिहार राज्य में इसे प्रारंभ किया गया है। अब बिहार राज्य भारत के कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पूर्वी राज्य है आपका, क्या है आपका ईस्टर्न राज्य है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। यहाँ की जो आपकी राजधानी है वो क्या है, तो वो आपकी पटना है, जहाँ के आपके जो सीएम है वो कौन है, नीतीश कुमार जी है। तो हाल ही में इन्होंने एक बयान भी दिया था कि जो आपके TRE 4 है, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं वो आपके लग जाइए, क्योंकि TRE 4 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। यही आपका बयान दिया है नीतीश कुमार जी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नांगल किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तांबा, तेल परिशोध, उर्वरक या पेनिसिलिन उद्योग। तो जो आपका नांगल है एक जगह का नाम है, क्या है, पहले तो ये जान लीजिए ये प्लेस का नाम है। कहाँ पर स्थित है, किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल स्थित है आपके पंजाब राज्य में। किसके लिए जाना जाता है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सही आंसर है 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम या फिर कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार हमें आंसर लगाना है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आते रहेंगे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक आपका लिंग अनुपात है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार ही आपको आंसर टिक करना है। लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन में आपका केरल होता तो वो आपका सही आंसर होता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के मध्य बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के मध्य बनाया जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सी दिशा में बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का आपका पश्चिम होगा, जबकि आपके राजस्थान का आपका पूर्वी क्षेत्र होगा। ये किसके मध्य बनाया जा रहा है, तो जो आपकी चंबल नदी है, चंबल जो रिवर है आपकी वो 3 राज्यों में बहती है, यूपी, MP और राजस्थान। तो आपके MP और राजस्थान वाले क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा कॉरिडोर होगा। अब बात कर लेते हैं MP की। तो MP की राजधानी आपकी भोपाल है, जहाँ के CM कौन है, तो जहाँ के CM है आपके मोहन यादव। जबकि बात दूसरे की कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और जयपुर में आपके CM कौन है, तो भजन लाल शर्मा जी यहाँ के CM है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का अनावरण किसने किया, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या फिर बेंजामिन नेतन्याहू। तो देखिए गोल्डन डोम आपकी जो मिसाइल परीक्षण है एक कवच है आपका, यानी डिफेंस सिस्टम है। क्या है आपका, एक डिफेंस सिस्टम है आपका ये, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है आपके, तो ये प्रेसिडेंट है आपके, कहाँ के प्रेसिडेंट है, दुनिया जानती है ना, तो ये आपके USA के प्रेसिडेंट है। जबकि व्लादिमीर कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये आपके रूस के हैं। मोदी जी भारत के PM है। इसी तरह से आपके बेंजामिन नेतन्याहू PM है, कहाँ के PM है, तो ये है आपके इजराइल के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल कवच का आपका डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या फिर प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि भारत के किस भाग में आपके कल्याणकारी राज्य बनाने के विचार दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर जब आप 36 से लेकर 51 तक आप पढ़ोगे वहाँ पर आपको इसके बारे में वर्णन मिल जाएगा। कौन सा भाग है आपका, तो भाग है आपका 4। जबकि मूल कर्तव्यों की बात की जाएगी तो मूल कर्तव्य कहाँ पे दे रखे हैं, तो मूल कर्तव्य आपके 51 के ए में दे रखे हैं। मूल अधिकार कहाँ पे दे रखे हैं, तो ये 12 से 35 के बीच में दे रखे हैं। ये आर्टिकल के नाम बता रहा हूँ, तो टोटली आपको ये याद रखने हैं। जबकि प्रस्तावना में आपकी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं कही है, यहाँ पर आपकी समाजवादी पंथपेच और आपकी लोकतंत्रात्मक की बात की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की विचार दिया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है, जापान, चीन, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान ने इसको बनाया है। अब बात कर लेते हैं जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है, आपकी टोक्यो है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पैसिफिक ओशियन में आपका ये देश स्थित है और ये आपका एशिया के ईस्ट में पड़ता है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। इस तरह से आज के हमारे यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो पैट 2025 है उसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। इसी तरह से आपके वहाँ पे भी जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए हम आपके प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। इसलिए जो जो बच्चा आपका पैट 2025 की तैयारी करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।